हेलो बच्चों। आज हम क्लास 5 का चैप्टर 11 पढ़ेंगे हिंदी से, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद का पत्र नामक पाठ पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे और हमारे देश के बहुत ही महान संत और ज्ञानी पुरुष थे। आज उन्होंने विदेश में रहकर एक पत्र अपने प्रिय मित्र शशि के लिए लिखा है। तो उन्होंने वहाँ के बारे में बहुत सी बातें इस पत्र में बताई है। इस पत्र के माध्यम से वे क्या कहना चाहते हैं, आइए हम इस पाठ में जानें। तो पत्र लिखने का तरीका भी आप देख लें बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने जहाँ से पत्र लिख रहे हैं वहाँ का स्थान का नाम और डेट लिख रहे हैं, दिनांक। तो वे संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम अमेरिका भी कहते हैं, वहाँ से उन्होंने पत्र लिखा है, इसलिए वहाँ का नाम दिया है स्थान। और ग्रीष्मकाल यानी गर्मी का मौसम है। 1894 ईस्वी की बात है ये। तो उन्होंने ये साल भी लिखा है। वे जिन्हें पत्र लिख रहे हैं उनको संबोधित करते हुए लिख रहे हैं प्रिय शशि, यानी वे उनसे छोटे हैं। शशि उनसे छोटे हैं, इसलिए उन्होंने प्रिय लगाया है। प्रिय शशि, तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए। विदित मतलब मालूम। रामकृष्ण महोत्सव बड़ी धूमधाम से समाप्त हुआ, यह अच्छी बात है। एक बात याद रखो, महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं। परंतु उनके चेले उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद यानी झगड़ा करने लग जाते हैं। यही संसार का इतिहास है। तो वे इस पैराग्राफ में बता रहे हैं शशि को कि कलकत्ता में रामकृष्ण महोत्सव बड़े धूमधाम से हर साल मनाया जाता था और इस बात को वो याद रखने को कह रहे हैं कि आप नाम पे ना जाएं, अपने काम पर ध्यान दें कि हमें हमारा जो उद्देश्य है उसे पूरा करना है। तो जो महापुरुष व्यक्ति होते हैं वे नाम पर नहीं जाते बल्कि अपने काम पर ध्यान देते हैं, और उनके चेले उनके उपदेशों को ध्यान नहीं देते और आपस में नाम के लिए झगड़ा करते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। यही संसार का इतिहास है। तारक दादा की बातें मद्रास से सब मालूम हो गई। वहाँ के लोग उनसे बहुत प्रसन्न हैं। तो तारक दादा कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। उनके मुख्य व्यक्ति थे तारकनाथ। तो वे मद्रास गए हुए थे वहाँ अपने धर्म के, अपने ज्ञान के उपदेशों के प्रचार के लिए। तो वहाँ के लोग उनसे बहुत प्रसन्न थे। तारक दादा, तुम अगर कुछ दिन मद्रास में जाकर रहो तो बड़ा काम हो। जाओ, तन मन से काम में लग जाओ। गप्पे लड़ाने और घंटी हिलाने का ज़माना गया मेरे बच्चे, समझे? अब काम करना होगा। तो वे ये कह रहे हैं कि अब काम पर ध्यान दो। निरंजन ने लाटू के लिए गर्म कपड़े मांगे हैं। यहाँ वाले गर्म कपड़े यूरोप और भारत से मंगाते हैं। जो कपड़े यहाँ खरीदूंगा वही कलकत्ते में चौथाई कीमत पर मिलेंगे। नहीं मालूम कब यूरोप जाऊंगा। मेरा सब कुछ अनिश्चित है। यहाँ किसी तरह काम चल रहा है, बस इतना ही जानना काफ़ी है। वे अपनी स्थिति बताते हैं और कहते हैं कि निरंजन ने लाटू के लिए गरम कपड़े मांगे हैं, लेकिन गरम कपड़े तो वहाँ भी मिलते हैं। तो फिर ये क्या ज़रूरी हुई कि अमेरिका के कपड़े पहनेंगे? अमेरिका वाले तो खुद यूरोप और भारत से गरम कपड़े मंगाते हैं, और यही गरम कपड़े भारत में यानी कलकत्ते में चौथाई कीमत पर मिलेंगे। पर लोग विदेश की चीज़ों पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यह बड़ा मज़ेदार देश है। गर्मी पड़ रही है। आज सुबह बंगाल के बैसाख जैसी गर्मी थी, तो अभी इलाहाबाद के माघ जैसा जाड़ा। 4 घंटे में ही इतना परिवर्तन। तो ये एक ऐसा देश था जहाँ पर गर्मी भी अचानक से बढ़ जाती थी और ठंड भी अचानक से बढ़ जाता था। यहाँ के होटलों की बात क्या लिखूं। न्यूयॉर्क में एक होटल है जहाँ 5,000 रुपये तक रोज़ाना एक कमरे का किराया है। खाने का खर्च अलग। यहाँ रुपए पानी की तरह खर्च होते हैं। मैं शायद ही कभी किसी होटल में ठहरता हूँ। प्रायः अब देश भर के आदमी
मुझे जानते हैं, अतः जहाँ कहीं जाता हूँ लोग मुझे खुले हृदय से अपने घर में अतिथि बना लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका के टूर पर गए थे तो वहाँ पर ये अपने जगह जगह भाषणों द्वारा लोगों को आकर्षित करते थे, अपने उपदेशों द्वारा लोगों के अंदर बहुत ज्ञान भर देते थे। लोग इनसे बहुत आकर्षित होते थे, इनको सब धीरे धीरे जानने लगे और वे जहाँ भी जाते थे लोग इन्हें अपना अतिथि यानी मेहमान बना लेते थे, इनका आदर सत्कार करते थे। शिकागो में हेल का घर मेरा केंद्र है, यानी शिकागो में जब वो ठहरे तो वहाँ पर हेल नामक व्यक्ति के घर में इनका रहना था। वहीं उनके घर में वो रहते थे। उनकी पत्नी को मैं माँ कहता हूँ, उनकी कन्याएं मुझे दादा कहती हैं, यानी दादा मतलब भाई। तो उनकी जो बेटियां हैं वो मुझे भाई कहती हैं, मतलब बिल्कुल घर जैसा वातावरण उनको वहाँ मिला हेल के घर में। ऐसा महापवित्र और दयालु परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा। कितनी दया है इन लोगों में। अगर खबर मिली कि एक गरीब फला फला जगह कष्ट में पड़ा हुआ है तो बस ये स्त्री पुरुष चल पड़ेंगे उसे भोजन और वस्त्र देने के लिए, किसी काम में लगा देने के लिए। तो ये बहुत ही पवित्र और दयालु परिवार थे जो किसी के भी कष्ट को सुनकर उनके कष्ट को दूर करने के लिए तुरंत निकल पड़ते थे और उन्हें भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कर देते थे और उन्हें काम पे लगा देते ताकि वो किसी पर निर्भर ना हो। ये लोग गर्मियों में घर छोड़कर विदेश अथवा समुद्र के किनारे चले जाते हैं। बाकी समय बातें जिस तरह अंग्रेज़ों में दिख पड़ती है वैसी ही यहाँ भी हैं। पुस्तकें आदि हैं सही, पर कीमत बहुत ज़्यादा है। तो वो बता रहे हैं वहाँ के वातावरण, वहाँ के रहन सहन के बारे में कि वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। वहाँ बहुत महंगाई है यहाँ की अपेक्षा, भारत की अपेक्षा। कीमत पर कलकत्ते में इसकी 5 गुनी चीज़ें मिलेंगी, यानी जो चीज़ें हम 1 रुपये में ख़रीदेंगे वो वहाँ 5 रुपये में मिलेंगी। इस तरह से यहाँ वाले वस्त्रादि का उत्पादन नहीं करते, ये कल औजार यानी मशीनों का उत्पादन करते हैं और गेहूँ रुई आदि पैदा करते हैं। या बस यहाँ सस्ते समझो, मतलब यही सारी चीज़ें यहाँ सस्ती है, बाकी चीज़ें महंगी हैं। यहाँ फल कई प्रकार के मिलते हैं, जैसे केले, संतरे, अमरूद, सेब, बादाम, किशमिश, अंगूर खूब मिलते हैं। अनानास भी बहुत है, परंतु आम, लीची आदि नहीं मिलते। एक तरह का साग है, उसे स्पिनाक कहते हैं, जिसे पकाने पर हमारे देश की चौराई की साग की तरह स्वाद आता है। और एक दूसरे प्रकार का साग जिसे ये लोग एस्पेरेगस कहते हैं। ये एस्पेरेगस हमारे यहाँ के ठीक मुलायम डेंगो मरसा, जिसे हम मरसा भी कहते हैं, के डंठल की तरह लगता है। तो यहाँ के खान पान से बहुत कुछ वहाँ पर मिलता जुलता है। उड़द की या दूसरे कोई दाल यहाँ नहीं मिलती। यहाँ के लोग दाल ना के बराबर खाते हैं। वहाँ पर कोई दाल इनको देखने को नहीं मिली। यहाँ वाले उसे जानते तक नहीं, यानी दालों के बारे में ये नहीं जानते। खाने में यहाँ भात, हमारे यहाँ चावल के बने हुए पके हुए अनाज को भात कहते हैं। पाव रोटी, मछली और गोश्त भी विभिन्न किस्में मिलती हैं। मतलब इन सब चीज़ों की वैरायटियाँ वहाँ पर तरह तरह के गोश्त और मछलियाँ तरह तरह की मिलती हैं। ब्रेड के भी यानी पाव रोटी के भी बहुत से किस्में मिलती हैं। यहाँ दूध मिलेगा, दही कभी कभी मिलेगा, पर मट्ठा आव भगत से अधिक मिलेगा। मट्ठा यानी दूध का जो छाछ होता है दही का, उसे कहते हैं। क्रीम सदा हर तरह के खाने में इस्तेमाल की जाती है, यानी मलाई ये लोग हर तरह के खाने में इस्तेमाल करते हैं। चाय में, कॉफ़ी में, सब तरह के खाने में। क्रीम मलाई नहीं, कच्चे दूध की बनती है। जाड़ा हो चाहे गर्मी, दिन हो या रात, जुकाम हो चाहे बुखार आए, यहाँ बर्फ़ का पानी खूब मिलता है। ये विज्ञानवेत्ता मनुष्य ठहरे बर्फ़ का पानी पीने से जुकाम बढ़ता है सुनकर हंसते हैं। जैसे हमारे यहाँ जुकाम होने पर हम लोग गर्म पानी पीते हैं और बर्फ़ का पानी तो एकदम ही मना है, लेकिन ये लोग हंसते हैं क्योंकि ये विज्ञानवेत्ता है, ये साइंटिफिक लोग हैं।
ये हर चीज़ का कारण पूछते हैं। आइसक्रीम की बात मत पूछो, तरह तरह के आकार की बेशुमार। यानी वो ठंडा देश है, फिर भी वहाँ पर लोग बहुत तरह की आइसक्रीमों का सेवन करते हैं। नियाग्रा, नियाग्रा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक बहुत ही विशाल झरना है, जलप्रपात है। 7-8 दफ़े तो देख चुका, यानी स्वामी विवेकानंद ने उसे 7-8 दफ़े देखा है। वह एक बहुत ही मशहूर पर्यटन क्षेत्र है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। निसंदेह बड़ा सुंदर है, परंतु जितना तुमने सुना है उतना नहीं। ये देख रहे हैं बच्चों आप लोग चित्र में नियाग्रा जलप्रपात के बारे में। ये बहुत ही विशाल है। मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष अवकाश नहीं मिलता, यानी समय नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती। जहाँ तक व्याख्यान यानी उनके बारे में विस्तार पूर्वक आदि का प्रश्न है, उन्हें लिखकर नहीं देता, बस खड़ा हुआ और कह चला। तो जब वो भाषण देते हैं, व्याख्यान मतलब भाषण, जब वो भाषण देते हैं तो लिखकर नहीं बोलते। जैसे बहुत से लोग भाषणों को पन्ने पर लिख कर ले जाते हैं और वहाँ पढ़ देते हैं। ऐसा विवेकानंद नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको लिखने का समय नहीं मिलता था। इसलिए वो खड़े होते थे स्टेज पर, मंच पर, और बस कह चलते थे। हमें समाज में, संसार में चेतना का संचार करना होगा। यानी हमें समाज में, संसार में चेतना यानी लोगों के अंदर चेतना लानी होगी, उनको जगाना होगा। सुस्ती छोड़ो और कमर कसकर खड़े हो जाओ। उनका कहना है कि आप अपने अंदर की सुस्ती और आलस को हटाएं, अपने अंदर स्फूर्ति लाएं, अपने मकसद पर ध्यान दें और कमर कसकर अपने कर्म की ओर चल पड़ें। अपने कर्म करने की ओर आप अग्रसर हों। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ न रुको। जो अपना ही स्वार्थ देखता है, आराम तलब है, आलसी है, उसके लिए नरक में भी जगह नहीं है। जिन्हें अपने आराम की सूझ रही है, जो आलसी है, जो अपनी जिद के सामने सबका सिर झुका देना चाहते हैं, वे हमारे कोई नहीं है। आगे बढ़ो। तो ये इस पैराग्राफ में स्वामी विवेकानंद ने जीवन के एक बहुत बड़े सच से हमारा सामना करवाया है कि किस तरह से हमें जीवन को किस नज़रिए से देखना चाहिए, किस तरह हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, हमारे जीवन जीने का क्या उद्देश्य है, कि हमें अपने अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। हमें सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखना है, हमें आराम तलब या आलसी नहीं बनना है। नहीं तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें मनुष्य का जीवन मिला है एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए, समाज की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए, और हमें उस काम में आगे बढ़ना है। आराम की सूझ रही हो जिसे, और जो आलसी हो, जो अपने जिद के सामने अपने ही बात को सबसे सही माने, दूसरों की बात ना सुने, वो हमारे कोई नहीं, क्योंकि वो समाज के दुश्मन है, देश के दुश्मन है, इस संसार के दुश्मन है। ऐसा उन्होंने इस पत्र में समझाया है और कहा कि इन सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज करके आगे बढ़ें अपने उद्देश्य की ओर, अपने कर्म की ओर। तो इस तरह से उन्होंने ये बातें कहते हुए अपने पत्र का अंत किया, और अंत में उन्होंने सस्नेह विवेकानंद अपना नाम लिखा बहुत सारे प्यार के साथ, शशि को। तो इस पत्र में उन्होंने अमेरिका के रहने वाले लोगों के रहन सहन, उनके खान पान, उनकी आदतों के बारे में, वहाँ के वातावरण के बारे में बहुत कुछ बताया है, जो कि हमारे देश से भी बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो वहाँ रहते हुए उन्होंने जिन चीज़ों को अनुभव किया और किस तरह उन्होंने वहाँ अपना जीवन, अपना समय बिताया, वो उन्होंने इस पत्र में संक्षेप में बताया है। तो इस तरह हमें वहाँ के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो ये स्वामी विवेकानंद बहुत महान व्यक्ति थे बच्चों। उनका पूरा जीवन इस संसार के लिए था, और उन्होंने भारत की अच्छाइयों को पूरे विश्व में प्रचार किया और बताया है अपने उपदेशों के द्वारा। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम जैसी बात को सच करके दिखाया, और अमेरिका जाकर भी उन्होंने जहाँ जहाँ भाषण दिया, वहाँ के लोगों को अपनी बातों से मंत्रमुग्ध कर दिया। तो हमें भी उनकी जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद।